अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इससे पहले हमने देखा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में अगर हम कैटलिस्ट यूज करते हैं तो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है या रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर देता है। क्यों करता है हम देखते हैं इसको ग्राफ से। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है पी में, और ये हमारा क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो टोटल एनर्जी होता है ये हमारा ई एनर्जी और कोऑर्डिनेट, रिएक्टेंट कोऑर्डिनेट है और ये हमारा एनर्जी है। तो ये जो टोटल एनर्जी होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारी एनर्जी जो होती है इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। तो ये मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, जो मिनिमम एनर्जी होती है रिएक्शन के लिए, इतनी एनर्जी हमें चाहिए तभी रिएक्शन होगा, यानी कि रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी? थ्रेशोल्ड एनर्जी आर दोज एनर्जी विच रिएक्शन इज ऑकर, यानी इट इज ए मिनिमम एनर्जी विच रिएक्शन इज ऑकर। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया एक्टिवेशन एनर्जी, और टोटल जो एनर्जी हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी। और यहाँ पे इस एनर्जी पे जब हमारा रिएक्टेंट पहुंच जाता है तो क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है, यानी एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा कब था, ये हमारा था जब हम विदाउट कैटलिस्ट, हमने कोई भी कैटलिस्ट नहीं दिया। विदाउट कैटलिस्ट, कोई भी कैटलिस्ट हमने नहीं लिया। ठीक, अब हम देखते हैं रिएक्शन, यही सेम रिएक्शन जो हमारा ये रिएक्शन हो रहा है आर से पी में जो कन्वर्ट हो रहा है, यही रिएक्शन अगर हम देखते हैं कब, ऑन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अगर कैटलिस्ट प्रेजेंस है तब क्या होता है, तो जब कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है विथ कैटलिस्ट, जब कैटलिस्ट होता है तब क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है ये हमारा पहले का एक्टिवेशन एनर्जी है, और ये जब हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तब का एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। यानी अगर हम इसको क्या मानते हैं, E1 और E2 मान लेते हैं इसको, तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी अगर हम देखें तो E1 ग्रेटर है किससे, E2 से। इट मीन्स व्हेन कैटलिस्ट यूज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज डिक्रीज। क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा हमारा रिएक्टेंट से किस में जाते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे
तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। व्हेन कैटलिस्ट इज यूज देन एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज सो दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी जब हम कैटलिस्ट यूज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। अगर ऐसा कैटलिस्ट है, जैसे कैटलिस्ट क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो अगर आपका ऐसा कैटलिस्ट है जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि वो हमारा कैटलिस्ट क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा देता है इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी आपका अगर घट जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब एनर्जी कम होगी, कम जूल होगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन करके हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कोलिजन थियरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोलिजन थियरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोलिजन थियरी में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे ये कंटेनर है, इसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, तो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे, ठीक है। तो जो कोलिजन होगा उसके द्वारा क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है, इफेक्टिव कोलिजन आर दोज कोलिजन विच मॉलिक्यूल विच रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। यानी कि क्या होते हैं कि जो भी मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन में आ जाते हैं वही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इफेक्टिव कोलिजन में ये कहा गया, जैसे मान लीजिए हमने कोई रिएक्टेंट लिया R और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के, इस रिएक्टेंट में बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, वही मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन करेंगे और इफेक्टिव कोलिजन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो उन्होंने बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है E पे पावर माइनस EA अपॉन RT। और ये किसने बताया था, ये आर्हेनियस ने बताया था। किसने बताया था, ये आर्हेनियस ने बताया था। आर्हेनियस ने बताया था, ठीक है। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। यानी जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होता है वो भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसको हम जेड से डिनोट करते हैं, जेड आर पी क्या है, या आर हम ले लेते हैं, यानी कि प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगी। भाई इफेक्टिव कोलिजन होगा तो उस कोलिजन की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, तो वो फ्रीक्वेंसी जो आपके पर यूनिट वॉल्यूम में क्या होते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, उसी मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिएक्टेंट, ठीक है, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन की। The number of collision, the number of collision per second per unit volume of the reaction mixture is known as
कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि जो हमने रिएक्टेंट लिया है उस रिएक्टेंट में जो हमारा नंबर ऑफ कोलिजन है, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो सारे के सारे क्या करेंगे, पर यूनिट में कोलिजन करेंगे एक दूसरे से, तो और पर यूनिट वॉल्यूम में, तो पर यूनिट वॉल्यूम में पर सेकंड जितने कोलिजन होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको बताया था आर्हेनियस ने कि वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्लस ये जो हमारा वैल्यू है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। क्या बोलते हैं इसको, इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन फ्रैक्शन, या हम कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है, इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। और क्या होता है कि पर सेकेंड में पर यूनिट वॉल्यूम में जितना हमारा नंबर ऑफ कोलिजन होता है उसी को इफेक्टिव, उसी को क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू P जेड आर ई पे पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये कांस्टेंट P होता है और P क्या है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन। क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन। प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन। प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो ये इसके इक्वल होता है, ठीक है, ये बताया था साइंटिस्ट। इसी चीज को बाद में आर्हेनियस ने मॉडिफाई किया और इस टोटल P और A को, इसी को उन्होंने क्या मान लिया था, आर्हेनियस कांस्टेंट, जिसको उन्होंने A कंसीडर कर लिया था। और A के जगह पे ही क्या है, P जो है, P क्या है हमारा, प्रोबेबिलिटी कोलिजन बोलते हैं या स्टेरिक कोलिजन भी बोलते हैं उसको। जेड क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। और ये जो है पोर्शन है, जितना मतलब पूरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का वो पोर्शन जो क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उसी को हम इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। और ये सारे क्या होते हैं, आर के इक्वल हो जाते हैं। अब कोलिजन थियरी में क्या हुआ कि जितने भी हम ये कहते हैं कि भाई इतना ही पोर्शन क्यों रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, क्यों इतना ही कन्वर्ट हुआ, इसके बारे में हम जानते हैं कि इसमें क्या होता है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है। क्या होता है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। हम देखते हैं कि कैसे प्रॉपर और इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हम सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, ये CHHHBr है, इसका रिएक्शन कराना है OH माइनस, ठीक है। तो ये रिएक्ट टू टाइप से करेगा। एक तो ये यहाँ पे HCHH, ये B, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और प्लस OH माइनस। तो ये हो कि ये यहाँ से क्या करे, यहाँ से ब्रेक करे और यहाँ पे अटैक करे,
ठीक, एक तो आपका हो जाएगा CH H और यहाँ पे हो जाएगा क्रोमियम और OH माइनस यहाँ ले लेते हैं, ये आपका इधर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये अटैक करिए यहाँ पे, ठीक है। तो जब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इम्प्रॉपर यहाँ पे होता है इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो जैसे ये हमारा निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है, इनके बीच अट्रैक्शन होगा लेकिन इनके बीच रिपल्सन होगा, और रिपल्सन की वजह से क्या होगा कि ये इजीली ब्रेक नहीं करेगा और ये यहाँ पे इजीली अटैच नहीं होगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा, नो प्रोडक्ट, नो प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट यहाँ नहीं बनेगा। यानी कि इस रिएक्शन में सिंपल से हम बात करें, इस रिएक्शन में नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन अगर इस केस में हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, ये यहाँ से ब्रेक होगा और यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, यानी कि ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, यहाँ प्रोडक्ट बनेगा। तो यही है कि हमारे मॉलिक्यूल जो होते हैं, इनके भी बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, इनके भी बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, आपस में ये कोलिजन करेंगे, कोलिजन होगा तो भाई कुछ मॉलिक्यूल इधर से भी रिएक्ट करेगा, कुछ मॉलिक्यूल इधर से भी रिएक्ट करेगा, कुछ मॉलिक्यूल इधर से रिएक्ट करेगा, तो इस तरह से इनके कोलिजन होंगे। तो जो प्रॉपर ओरिएंटेशन में आते हैं, जो प्रॉपर ओरिएंटेशन में आते हैं वही इफेक्टिव कोलिजन में जाते हैं और वही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि यहाँ पे क्या है, जब आपका इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा यानी पीछे से ओरिएंटेशन होगा तो इसमें हमारा क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा, इसमें कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसीलिए जितना फ्रैक्शनल पार्ट, जितना पोर्शन टोटल का हमारा क्या होता है, प्रॉपर ओरिएंटेशन में जाता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, वो जो वैल्यू होती है वही होती है हमारे ई पे पावर EA/RT, और ये फ्रैक्शनल पार्ट को ही हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, या फिर हम कहते हैं ये इसी को प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ द फ्रैक्शन, ठीक है।